Hello guys, welcome to the course of operating system. Our agenda for today's is hardware protection in operating system. So hardware protections क्या-क्या है ये हम इस particular video lecture में जानने वाले हैं. So let's talk about the hardware protection. But before discussing the hardware protection guys, we have one most important concept and that concept is about the dual mode operation. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कौन से जो मोड है जो दो मोड्स है उसको कहीं ना कहीं हमें हार्डवेयर प्रोटेक्शन के पहले देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे बोला गया है ड्यूअल मोड ऑपरेशन तो ड्यूअल मोड ऑपरेशन को देखने के पहले हम एक स्लोगन को देख लेते हैं कि मेन पॉइंट ये है कि ऑल प्रोटेक्शंस इशूड आर uses to ensure that the proper fair and effective use of all the resource to the process मतलब प्रोसेस को कभी भी जितने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो कि प्रॉपरली हो फेयर मैनर में हो इफेक्टिव यूज उनका सभी प्रोसेस के लिए होना जरूरी है ये कब होगा कि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म हमारे ऊपर अप्लाइड होंगी मैकेनिज्म हमारे पास या पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है तभी जाके कुछ ना कुछ ये होगा तो ये इसके लिए प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ड्यूअल मोड ऑपरेशन है ड्यूअल मोड ऑपरेशन का मतलब ये है कि शेयरिंग सिस्टम रिसोर्स रिक्वायर्ड ओएस टू इंश्योर दैट एन इनकरेक्ट प्रोग्राम कैन कॉज द अदर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट इनकरेक्टली अगर एक प्रोग्राम अगर गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरा प्रोग्राम भी वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है तो वो ना होने के लिए किस केस में अगर वो रिसोर्स कहीं ना कहीं अगर शेयर्ड है तो वो ना होने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके पास हमारे पास कुछ मैकेनिज्म चाहिए वो मैकेनिज्म्स के लिए हमें कहीं ना कहीं ड्यूअल मोड को ऑपरेशन को पढ़ना पड़ेगा तो उसमें इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्रोटेक्शन देयर आर टू मोड्स आर अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम नेमली यूजर मोड एंड द सिस्टम मोड अभी यूजर मोड जो होता है कि यूजर उस पर्टिकुलर एरिया में अपने अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है और सिस्टम मोड जो है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के काम होते हैं इस सिस्टम मोड को मॉनिटर मोड भी कहा जाता है इस सिस्टम को मोड को कर्नल मोड भी कहते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट नाम उसके अवेलेबल अभी उसके बाद अगर पहली बात करते हैं यूजर तो यूजर मोड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डन बियॉन्ड द बिहाफ ऑफ यूजर्स तो यूजर के मोड में यूजर के थ्रू ही वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स रन होते हैं और वैसे अगर बोलते हैं इस डायग्राम के लिए अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए एक तो मॉनिटर मोड या यूजर मोड को कभी भी अगर स्विच करना है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं एक इवेंट जनरेट होंगी जैसे फॉल्ट हो गया इंटरप्ट हो गया एक्सेप्शन हो गया ट्रैप हो गया उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम सिस्टम मोड में जा सकते हैं ये होगी पहली मोड उसके बाद अगर दूसरी मोड देखते हैं तो सिस्टम मोड इट आल्सो कॉल्ड एज सुपरवाइजर मोड हियर एग्जीक्यूशन इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट अलाउज दोज प्रोग्राम दैट आर नॉट अलाउड इन द यूजर मोड मतलब यूजर मोड में जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास मॉनिटर मोड या सिस्टम मोड अवेलेबल है जिसमें उनका एग्जीक्यूशन होता है जैसे रिसोर्सेज को एक्सेस करना और बाकी चीज जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको एक्सेस करना जैसे हमने सिस्टम कॉल में उसको एक्सप्लेन करवाया है ना इसके बाद अगर हम उसका सॉल्यूशन अगर देना चाहेंगे डुअल मोड में तो कहीं ना कहीं मोड बिट इज एडेड इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंडिकेट दैट द करंट मोड मतलब क्या है कि वो हार्डवेयर में कहीं ना कहीं मोड बिट ऐड हुआ है टू इंडिकेट द करंट मोड जिसमें सिस्टम मोड है तो उसके लिए मान के चलिए 1 बिट सेट किया हुआ है और यूजर मोड अगर है तो उसके लिए 0 सेट किया हुआ है और यहाँ पर जो कुछ भी जो इंस्ट्रक्शंस है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इशूड ओनली इन मॉनिटर मोड मतलब अ, यहाँ पर जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज होंगी वो सब इशू कौन करने वाला है मॉनिटर मोड में ही वो इशू होने वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्लाइड का मीनिंग ये है गाइस कि ड्यूअल मोड ऑपरेशन जब कभी भी कहीं ऑपरेशन होंगे तो ड्यूअल मोड ऑपरेशन का जरूरत है मतलब क्या यूजर मोड एंड द सिस्टम मोड यूजर अपने अपने प्रोग्राम करेंगे सिस्टम में अपने अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे इसके बाद नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द हार्डवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर अगर बहुत सारे हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है जैसे हमने पहले दूसरे वीडियो लेक्चर में देखा था कि देयर आर बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल बट हियर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट लाइक a CPU इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी होती है और दूसरा आईओ डिवाइसेस ये तीन मेन कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ये तीन हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है अगर उसको अगर एक पिक्चर में अगर डालते हैं हम यहाँ पर देखते हैं तो सीपीयू मेमोरी आईओ ये आपस में कनेक्टेड है वाया सम डेटा बस वाया सम कंट्रोल बस वाया सम एड्रेस बस वाया सम सिस्टम बस तो कहीं ना कहीं इनके बीच में हमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है मतलब क्या ये जो रिसोर्सेस है जो रिसोर्सेस है ये शेयर्ड है नेचर में तो शेयर्ड नेचर में अगर ये रिसोर्सेस है तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है सो दैट प्रॉपर फेयर एंड इफेक्टिव यूज इन पर्टिकुलर रिसोर्स का हो जो हमने पहले स्लोगन दिया था पहले स्लाइड यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर देखते हैं तो वन बाय वन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो मेन डिवाइस है वो है सीपीयू तो सीपीयू का प्रोटेक्शन कैसा है सीपीयू प्रोटेक्शन इज रेफर टू एज वी कैन नॉट गिव द सीपीयू टू द प्रोसेस फॉर एवर it it should be for the same limited time otherwise the process
so the otherwise the other process will not get the chance to execute the process. मतलब क्या कि हमारे पास सीपीयू हम एक प्रोसेस को फॉरएवर टाइम के लिए असाइन नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोसेस को उसको एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं मिलेगा, तो हमें सीपीयू को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, to prevent the user program getting stuck in an infinite loop and never returning control to the operating system uses the timer. The CPU uses the timer. After a certain time an interrupt occurs, एक समय होता है उसके बाद एक interrupt occur होगा. Before turning control to the user, OS loads up the timer to the interrupt. Once the timer interrupt occurs, the control goes back to the operating system again. तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सीपीयू में एक टाइमर मैकेनिज्म अलाउ की गई है, जो टाइमर कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद एक इंटरप्ट जनरेट होगा और ये स्विच करेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर, कहीं ना कहीं वो टाइमर शिफ्ट होते जाएगा। उसके हिसाब से हम क्या गारंटी कर सकते हैं कि एक प्रोसेस को हमारा सीपीयू फाइनाइट टाइम इनफाइनाइट टाइम तक या फॉरएवर के लिए मिला नहीं है, ये हम इंश्योर कर पाएंगे। So there is a bound of what the time, there is a bound of time. Then at the point of OS may send out a fatal error message और may increase the timer limit. उस समय पे एक फैटल एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो सकता है या उसकी टाइमर की लिमिट भी इंक्रीज हो सकती है, केसेस भी हो सकते हैं, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी। इट यूजेस द टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, इट यूज द इन टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि टाइम शेयरिंग में हर प्रोसेस को 2-2 मिलीसेकंड 3-3 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम दिया जाता है और हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के तरीके दिया जाता है। तो सीपीयू प्रोटेक्शन में यही होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टाइमर इज प्रोवाइडेड। सो सीपीयू का प्रोटेक्शन हमारे पास एक ही जो चीज है उसको है टाइमर बोला जाता है। तो टाइमर को क्या क्या चीजें या क्या क्या चीजों को अचीव करता है। टाइमर इज डिक्रीमेंटेड एट एवरी टाइम क्लॉक टिक। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो टाइमर उसका कम होते जाता है। मतलब एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होता है प्रोसेस का, तो वैसे ही उनका कहीं ना कहीं टाइम जो रिमेनिंग टाइम वो कम कम बचते जाएगा। उसके बाद द पीरियड मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल। ये जो टाइम है वो फिक्स समय पे दिया जा सकता है या वेरिएबल समय पे दिया जा सकता है। जैसे कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट अगर है कि मुझे अभी थोड़ा एक्सटेंड करवाना है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन फिक्स अगर है तो उतने मिलीसेकंड में उसको जितना करना पड़ेगा और कुछ चीजें बची है तो नेक्स्ट इटरेशन में उसका कम हो जाएगा। ये भी काम के लिए टाइमर यूज किया जाएगा। व्हेन टाइमर रीचेस टू द जीरो देन इंटरप्ट ऑकर्स। जब वो टाइमर जीरो तक पहुंच जाता है तो इंटरप्ट ऑकर होता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल फिर ओएस की तरफ चला जाएगा। नाउ देन उसके बाद the fixed clock interval is required to allow the allow the access of the CPU to process. Apart from this, it also should ensure that the CPU does not assign infinite time to any process, otherwise the single process may get the large time span. तो कहीं ना कहीं हमें इनफाइनाइट मोड तक उसको टाइमर देना जरूरी नहीं है, so that other process कैन नॉट गेट द चांस टू गेट एग्जीक्यूटेड। ये भी हमें पास यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज मेंटेन करनी जरूरी है। एंड लोड टाइमर इज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, जैसे कि वो मॉनिटर मोड में ही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने वाली है। ये मोर और हम बोल सकते हैं कि सीपीयू प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड विद हेल्प ऑफ टाइमर। सो हियर देयर इज अ प्रोटेक्शन is available on the basis of the timer and timer policies. Now, second is what the memory protection is. So memory is also one kind of very important device over in the computer system or computer focusly. There are two types, let's say volatile memory है, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी की है, जो कि प्रोग्राम के कंटेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो। तो मेमोरी को कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन को देखने के लिए, मेमोरी प्रोटेक्शन इज अ वे टू कंट्रोल द मेमोरी एक्सेस rights on the computer and it is a part of most modern instruction set architecture and operating system. तो यहाँ पर जो मेमोरी प्रोटेक्शन का जो हिस्सा है या मेमोरी प्रोटेक्शन जो एक मैकेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं वो मेमोरी जो है वो उसको एक्सेस करने के राइट्स उस कंप्यूटर के ऊपर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं वो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट जो आर्किटेक्चर सभी इंस्ट्रक्शन सेट और आर्किटेक्चर जो अवेलेबल है वो उसके इनबिल्ट फंक्शनलिटी में अवेलेबल है। Apart from this, we can say the main purpose of memory protection is to prevent a process from accessing a memory that has not been allocated to it. मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जो मेमोरी अलोकेट नहीं हुई है उसको एक्सेस करने से प्रिवेंट करना, दैट इज व्हाट द मेमोरी प्रोटेक्शन। मतलब क्या कि मेरी बाउंड्री है, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, मेरी एंडिंग पोजीशन है, इसके बाहर का कोई भी मेमोरी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मेरे प्रोसेस के लिए, दैट इज व्हाट द मेमोरी प्रोटेक्शन। तो इस चीज को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म्स है, उनको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। यूजुअली प्रोसेस रिसाइड इन द एड्रेस स्पेस which should have a fixed boundary so that the content of the process cannot be interleaved with other process। मतलब क्या, ये एक प्रोसेस अगर P1 प्रोसेस हमने ली है तो P1 प्रोसेस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए,
सो दैट कि उसके कंटेंट किसी दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरल्यूड ना हो या मिक्स ना हो। अगर प्रोसेस के कंटेंट अगर मिक्स हो गए तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो कुछ मैकेनिज्म्स है गाइस। उसके पास हमारे पास दो रजिस्टर्स अवेलेबल है, तो हमारे पास दो रजिस्टर्स अवेलेबल है, उनका नाम है बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर क्या है? इट होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस एंड बेस रजिस्टर इज आल्सो अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर डायग्राम में यहाँ पर देखते हो, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी हमारे पास अवेलेबल हो, मेमोरी डिवाइडेड है। यहाँ पे एक प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस है, तीसरी प्रोसेस है। तो दूसरे प्रोसेस का अगर मैं बेस अगर यहाँ पे एड्रेस देखता हूँ, यहाँ पे 300040, यहाँ पे बेस, इट इज व्हाट द स्मॉलेस्ट लीगल एड्रेस, दैट इज व्हाट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस P1, लेट्स से P1। यहाँ पर P1 इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ पर नोटेशन के थ्रू मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इट्स दिस इज व्हाट द P1, ये स्टार्टिंग है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो रजिस्टर है उसको बोला गया है लिमिट रजिस्टर, जो कि इट कंसिस्ट ऑफ द साइज ऑफ द रेंज दैट इज मैक्सिमम एड्रेस, मतलब क्या, एंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कंटेंट। तो हमारी प्रोसेस P1 यहाँ से चालू हो रही है 300040 और एंड वहां पर हो रही है कहीं ना कहीं यहाँ तक, मान के चले जिसके। ये इतना ब्लॉक जो अवेलेबल है, इतना ब्लॉक जो अवेलेबल है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस वन का रिसाइड, मतलब क्या कि स्टार्टिंग बेस 300040 और 420940 ये यहाँ तक है, मतलब ये इसके 120900 यहाँ इतने पोर्शन जो है, इतने लोकेशन से इस प्रोसेस के लिए अवेलेबल है। So base is what the starting and limit is what the ending. So these are the two boundaries, I can say, the starting boundaries and ending boundaries we have provided. There are some facts about the memory protection, guys. The memory outside the defined range is protected. मेमोरी आउटसाइड द डिफाइंड रेंज इज प्रोटेक्टेड, मतलब क्या कि वो रेंज जो हमने स्पेसिफाई की है वो प्रोटेक्टेड है, उसके बाहर का उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। देन नो प्रोसेस कैन एक्सेस द कंटेंट आउटसाइड देयर एड्रेस स्पेस, उसके एड्रेस स्पेस के बाहर के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस हमने बोली है, तो ये अगर एक्सेस करना चाहेगा 880000 एड्रेस के ऊपर लोकेशन तो कंटेंट, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के एक्सेस नहीं मिलने वाले। अपार्ट फ्रॉम दिस, द एड्रेस स्पेस शुड नॉट बी लेस देन द बेस रजिस्टर एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन द लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर से उसके एड्रेस उसका लेस नहीं चाहिए और लिमिट रजिस्टर से वो बड़ा नहीं चाहिए। ये फैक्ट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इसी को यूज करके कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी जो है प्रोटेक्टेड है गाइस। आई होप मेमोरी प्रोटेक्शन आल्सो क्लियर। एंड देयर इज अ थर्ड डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट द आईओ डिवाइसेस, दैट इज व्हाट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर टू प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम द परफॉर्मिंग इलीगल आईओस एंड इलीगल आईओ ऑपरेशंस, ऑल आईओ इंस्ट्रक्शंस आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। आईओ के इंस्ट्रक्शंस को प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन दिया गया, मतलब वो मॉनिटर मोड में ही एग्जीक्यूट होंगे, यूजर मोड डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आईओ भी प्रोटेक्टेड है। दे मस्ट इंश्योर दैट द यूजर प्रोग्राम कुड नेवर गेन द कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर इन द मॉनिटर। ओके, मॉनिटर मोड का कंट्रोल उसके यूजर मोड में नहीं मिलने वाला है, ये इंश्योर करना जरूरी है। मतलब कोई भी एक आधा यूजर डायरेक्टली उस हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकता, उस हार्डवेयर के कंट्रोल को गेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ यूजर वांट टू टेक द प्रिविलेज, इट नीड टू स्विच विद द हेल्प ऑफ व्हाट द सिस्टम कॉल, तो दे नीड टू यूज द सिस्टम कॉल। देन द सिस्टम कॉल अगर यूज करेंगे तो यूजर मोड से हम कर्नल मोड में चले जाएंगे, जिसमें हम ट्रैप जनरेट करते थे, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है। Then when the corresponding trap or interrupt occurred, the hardware could switch to the monitor mode and then would transfer the control through the interrupt vector to the user program. उसके बाद उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल उसके यूजर के कंट्रोल में चला जाएगा, ये पॉसिबल है। Now, IO protection is required in the system for the situation not to occur in the system. और ओके, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि आईओ प्रोटेक्शन की बात है, तो कोई भी रिसोर्स अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को हमें सबसे पहले नंबर वन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब हम उसको ग्रांट मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको यूज करना पड़ेगा, और यूज करने के बाद उसको कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा फॉर द अदर पर्पज। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन यूज द सिस्टम कॉल। दिस इज डायग्राम में आपको दिखाया गया है, सिस्टम कॉल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले टैब जनरेट होगा, यूजर मोड टू मॉनिटर मोड में हम चले जाएंगे, देन वो उसके रेसिडेंस मॉनिटर में चलेगी, उसके बाद हम उसके ऊपर यूज कर पाएंगे, मतलब क्या, परफॉर्म ऑपरेशन। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम रिटर्न टू द यूजर्स फिर से वापस आ जाएंगे। तो ऐसे एन नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स हमको यूज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, यूज एंड देन रिलीज। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है, जैसे कि आईओ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड इन सिस्टम फॉर द सिचुएशन इज नॉट टू बी अकॉर्ड इन द सिस्टम कॉल। नंबर वन, टर्मिनेशन आईओ ऑफ द अदर प्रोसेस, view IO of the other process, and giving priority to the particular process of IO.
So these are the things available with the IO protection guys. I hope कि आपको ये तीनों प्रोटेक्शन समझ में आए. These protections are very very important. तो सबसे पहले हमने ड्यूअल मोड ऑपरेशन देखा, उसके बाद सीपीयू, मेमोरी और आईओ को कैसे कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की. तो सीपीयू में टाइमर है, मेमोरी में बेस और लिमिट रजिस्टर है, आईओ में कहीं ना कहीं सिस्टम कॉल के थ्रू में रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आईओ में लॉकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, लॉकिंग रिलीजिंग सिस्टम भी अवेलेबल है. ये भी चीजें अवेलेबल है. आई होप गाइस दिस इज ओके विद यू. थैंक यू